नमस्ते। नमस्ते बिटिया। सदा खुश रहो। Good morning to all of you. I am Javin, Dr. Alka Jain, Associate Professor in the Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today, I will discuss about protein energy malnutrition. This is PM with you. So, first of all, what is PEM? PEM is mainly a problem of all developing countries in India, and the incidence of extreme forms is 1 to 2%. The adverse effects of malnutrition are growth failure, breakdown of immunity, increased susceptibility to infections, prolongations of the recovery period, impairment of mental capacity and motor skills, decreased alertness and physical capacity. Malnutrition means undernutrition. Mainly malnutrition may be due to deficiency of many nutrients, either from protein, minerals, vitamins. But the deficiency due to protein, mainly there are two main features. And protein energy malnutrition is a type of malnutrition which results from deficiency of proteins and calories in the food over a long period of time. As the name suggests, protein plus energy, both are in deficiency. It is a very common among young children who are in the stage of rapid growth and development. ये उन्हीं में मेनली बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी बढ़ती हुई उम्र होती है, ग्रोथ की रेट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि प्रॉपर फुलफिलमेंट नहीं हो न्यूट्रिशन का तो बच्चे अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं और मेनली जो 5 साल के बच्चे होते हैं वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. मेनली इसकी जो सीरीज फॉर्म्स होती है वो होती है क्वाशिकॉर एंड मेरस्मस. ये दोनों एक्सट्रीम स्टेजेस है एक ही प्रॉब्लम की. दिस इज प्रोटीन एनर्जी. इसके जो डिफरेंट कॉजेज हैं उनमें मेनली क्या है, सबसे पहले डिक्रीज इनटेक ऑफ फूड. दिस इज इनएडिक्वेट डाइट बोथ इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी. सेकंड वन इज एक्सेसिव लॉस ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज because of vomiting and diarrhea, and third one is increased demand and decreased absorption and utilization. So from here you can understand very well that first of all कि क्वांटिटी जो है, जो अपनी एडुकेट जो क्वांटिटी अपने को रिक्वायरमेंट है उसी की डेफिशिएंसी, यानी कि वही हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, उसी की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है. डिक्रीज इनटेक ऑफ फूड आइदर इन क्वालिटी और इन क्वांटिटी. दूसरा है कि यदि प्रॉपर डाइट ले भी रहे हैं, एडिक्वेट डाइट ले भी रहे हैं, पर उसके बावजूद यदि एक्सेसिव लॉस हो रहा है प्रोटीन्स का और कैलोरीज का, जैसे कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है लगातार, तो उसकी वजह से भी प्रोटीन का लॉस हो सकता है और एनर्जी लॉस हो सकती है. तीसरा है कि इंक्रीज डिमांड, जैसे कि ड्यूरिंग जैसे बच्चों में भी डिमांड बहुत होती है इसकी, या ड्यूरिंग इन्फेक्शंस, ड्यूरिंग एक्यूट स्टेजेस और ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, इन सब में डिमांड इंक्रीज हो जाती है और एब्जॉर्प्शंस कई बार डिक्रीज हो जाता है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता. तो मेनली ये 3 कारण होते हैं, आइदर डिक्रीज इनटेक, आइदर, और दूसरा है एक्सेसिव लॉस, और तीसरा इंक्रीज डिमांड. और मेन जो फैक्टर्स आजकल जो कह सकते हैं आप कि सोशल फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन सोशल फैक्टर्स में क्या आएगा, मेनली पॉवर्टी, इलिटरेसी, ignorance, overcrowding, large family size, poor maternal health, failure of lactation, faulty feeding practices, improper learning practices, food taboos, beliefs, cooking and cultural practices, etc. Thus, they are the responsible for the प्रोटीन एनर्जी malnutrition. मेनली इसमें जो सोशल फैक्टर्स में जो इसमें बताया गया है वो ये है कि पावर्टी, या तो गरीबी, जैसे कि यहाँ पावर्टी है तो डिक्रीज इनटेक हो गया. ये लिटरेसी है, ये लिटरेसी यदि लोगों को पता ही नहीं है, कम्युनिटी को, लोगों की अपनी डाइट में कौन सा जो अमाउंट है, किसका पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए. और दूसरा है
कि इग्नोरेंस, कि वो ठीक है जैसा खा रहे हैं वैसा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी खा रहे हो। ओवर क्राउडिंग, लार्ज फैमिली साइज, बहुत बड़ी फैमिली साइज है और प्रॉपर एडिक्वेट डाइट नहीं मिल पा रही है। पुअर मैटरनल हेल्थ, फेल्योर ऑफ लैक्टेशन, यदि बच्चों को पूरा 8 महीने तक या 6 महीने तक पूरा आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं रखा गया तो अभी बच्चे में डेफिशिएंसी हो सकती है। पॉल्ट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस, इम्प्रॉपर वियरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि इम्प्रॉपर वियरिंग प्रैक्टिसेस मतलब कि आपने जो बच्चों के जो आफ्टर 6 मंथ्स जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं उनको धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड से वीनिंग करा के उनको सॉलिड फूड पे लेके आया जाता है। बट यदि उस टाइम पे यदि अपन प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं करे तो बच्चे में मालन्यूट्रिशन हो सकता है। या प्रॉपर कुकिंग नहीं करे, कुछ बिलीव्स होते हैं कि बच्चे को ये नहीं देना, ये देंगे तो इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उन वजह से भी बच्चों में मालन्यूट्रिशन हो सकता है यदि वो लॉन्ग कंटिन्यू रहे तो। अभी जो 2 एक्सट्रीम स्टेजेस है उसमें सबसे पहला है क्वाशियोर। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ चाइल्ड। अब मेनली क्वाशियोर है तो क्वाशियोर होता है मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, और जो मेरस्मस होता है वो होता है एनर्जी की डेफिशिएंसी से। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो स्टेज होती है वो क्वाशियोर होती है और मेनली ये 1 से 5 साल तक के बच्चों में ज्यादा होती है। And the disease is more common in villages where there is a small gap between successive pregnancies. And in this disease, swelling of body is observed due to retention of fluids. And where wasting of muscles is not evident as which is seen in marasmus. And skin changes color and become broken and scaly. So this the picture of the child is showing Kwashiorkor disease. Clinical signs of Kwashiorkor includes mainly growth failure, wasted muscles, pitting type edema on lower limbs, but also can be located on the child's feet, hands, eyelids, belly, or it can spread to the whole body. Pitting type of edema का मतलब होता है कि जब भी उस edema को अपन कुछ seconds के लिए प्रेस करके रखेंगे उस पर्टिकुलर साइड को और जब वापस से विड्रॉ करेंगे तो वहां पे आपको एक छोटा सा पिट विजिबल होगा, तो वो जो टाइप इडिमा होता है वो पिटिंग इडिमा होता है ये। एंड जो अदर साइन सिम्टम्स होंगे बच्चे में भी, क्योंकि 1 से 5 साल तक के बच्चे में ये मेनली ज्यादा देखने को मिलता है, तो ग्रोथ फेलियर होगी, बच्चे के डेवलपमेंट में डिले हो जाएगा, देर से चलना सीखेगा और बच्चे का जो फेस होता है क्योंकि इडिमा होता है फेक होता है वो, और उसकी वजह से बच्चे का फेस जो होता है मून लाइक होता है और भूख नहीं लगेगी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, स्किन चेंजेस आएंगे, हेयर चेंजेस आते हैं मेनली इसमें, स्ट्रेटनिंग ऑफ hair and presence of different color bands of the hair which indicates periods of malnourishment and well nourishments। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है जिसको बोलते हैं फ्लैग साइन, और ये क्वाशियोर के पेशेंट में बच्चे में आपको देखने को मिल जाएगा उनके बालों के अंदर। स्ट्रेटनिंग ऑफ हेयर एट द बॉटम एंड कर्लिंग ऑन द टॉप गिविंग एन इंप्रेशन ऑफ ए फॉरेस्ट साइन एंड इजीली now this is a picture of marasmus. Marasmus is caused by protein calorie malnutrition. Child is weaned out early and given diet low in protein and carbohydrate. When the mother is weak due to repeated childbirths, famine and wartime. Deficiency of fats and carbohydrates. Proteins are used up to generate energy. Growth is reduced due to protein deficiency. And child looks thin and emaciated. Body weight 60% less than the expected weight. Thin limbs, prominent ribs are seen. Here you can see the prominent ribs, the arms and legs are very thin and looks the face it is very emaciated, क्योंकि इसमें जब पहले शुरू में एनर्जी का लॉस होता है और जब फिर जब फैट और कार्बोहाइड्रेट की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके बाद जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको एज ए कैलोरी प्रोटीन जो है कैलोरी की जगह काम में आने लग जाता है। प्रोटीन से कैलोरीज एनर्जी डेवलप होती है, कन्वर्ट होती है, तो उसकी वजह से जो मसल्स है वो भी वास्ट हो जाती है। ये साइन एंड सिम्टम्स है मैरिस्मस के, ग्रॉस वास्टिंग ऑफ मसल्स, स्किन एंड बोन्स, एमेसिएशन, लॉस ऑफ बकल पैड और फैट मंकी, उसमें मून लाइक फेस होता है, इसमें मंकी लाइक फेस होता है, लूज स्किन ऑफ बटक्स हैंगिंग डाउन, baggy pants appearance, marked stunting, no edema. And the non-essential features are mineral and vitamin deficiency, indolent ulcers and sores. GI symptom mainly gastrointestinal symptoms includes hungry, liver is shrunk, psychomotor changes, irritable. By seeing these pictures, you can clearly differentiate between the two extreme stages of malnutrition. The first one is it is kwashiorkor, and this is a case of marasmus. Here you can see swelling of the legs,
face, moon-like face, flaky appearance of skin and swollen abdomen, thin muscles, but fat is present. Here no fat, fatless body हो जाती है इसकी बिल्कुल, old man और appearance हो जाती है, thin limbs and thin legs and very underweight body. In this table, the differentiation is given between these two disease, and in kwashiorkor growth failure is present, and in marasmus it is also present. Wasting of muscles is present in kwashiorkor and also present in marasmus, but it is marked wasting of muscles. इडिमा जो होता है वो क्वाशिकॉर में प्रेजेंट होता है, जबकि मेरेस्मस में एब्सेंट होता है. हेयर चेंजेस जैसे कि मैंने बताया था, फ्लैग साइन जो होता है वो क्वाशिकॉर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जबकि मेरेस्मस में ऐसा नहीं होता है. मेंटल चेंजेस वेरी कॉमन इन द केस ऑफ क्वाशिकॉर, बट इट इज अनकॉमन इन मेरेस्मस. Dermatosis, flaky pant common in kwashiorkor and it doesn't occur in marasmus. Appetite poor, but here it is appetite good. Anemia severe, uh, but it is less severe in marasmus. Subcutaneous fat is present, but here it is absent. Face is maybe edematous or moon-like face. Here it is monkey-like face. And fatty infiltration of liver is present in kwashiorkor and it is absent in marasmus. Now come to the management of the protein energy malnutrition. First of all, what we should do? We should uh, do the treatment of any underlying infections with appropriate antibiotics. Treatment of underlying infestation with an एंटीहेलमिंथिक ड्रग्स. अब इन्फेक्शन और इन्फेक्शन में दोनों में डिफरेंस होता है. इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, और जो इन्फेस्टेशन होता है वो होता है पैरासाइट्स की वजह से. एडिक्वेट डाइट एज टू प्रोवाइड 150 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी per kilogram per day, providing 3 to 4 gram of protein per kilogram weight per day. This much can be fed to the child by giving small but frequent feeds. छोटी छोटी क्वांटिटी में पर फ्रीक्वेंसी में, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी में देना होता है. थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा कुछ देते रहना होता है, क्योंकि क्वाशिकॉर में क्या होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, बच्चा के खाने का मन नहीं करता है, तो उसको जबरदस्ती करने की बजाय एकदम स्मॉल क्वांटिटी में और इन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी में बार बार देते रहना होता है बच्चे को. और करेक्शन ऑफ सोशल फैक्टर्स इफ एनी, एडवाइस गिवन टू द मदर for prevention of recurrence of malnutrition in the child, and these are what should be the advice given to mother, and these are the growth monitoring, oral rehydration therapy, ORT, breastfeeding. ग्रोथ मॉनिटरिंग में बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करना होता है और हर मंथ उसको मॉनिटर करना होता है, और एक जो चार्ट होता है जिसको रोड टू हेल्थ कार्ड बोलते हैं या ग्रोथ चार्ट होते हैं, उसके अंदर उसको फिल करना होता है. हर महीने आपने बच्चे का वेट लिया और उसके अंदर आपने मार्क कर दिया कि आज बच्चे का कितना वेट है. फिर जो सेकंड है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, दिस इज टू बी गिवन टू द चाइल्ड विद द ऑनसेट ऑफ डायरिया. अब दूसरा जो अपन ने कॉज बताया था, या तो एक तो इंक्रीज डिमांड था और दूसरा था इंक्रीज लॉस. लॉस किसका हो रहा है? एनर्जी का लॉस हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डायरिया और वॉमिटिंग. तो यदि बच्चे को डायरिया है तो उसका तुरंत घर पे ही आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए. मदर को इस तरीके से समझाओ कि यदि आप आसपास में कहीं शॉप्स नहीं है, मेडिकल शॉप्स नहीं है और अवेलेबल नहीं है, तो घर में ही किस तरीके से ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बना के बच्चे को दिया जाना चाहिए. फिर है ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू बी गिवन टू 6 months फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. However, breastfeeding to be continued up to minimum 2 years. ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद में आपको विड्रॉ करना है, वीयनिंग करना है. बच्चे यदि आप प्रॉपर लैक्टेशन हो रहा है तो आप मदर को एडवाइस कर सकते हैं कि वो 2 साल तक भी अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकती है. फिर है इम्यूनाइजेशन, और ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए. 1 साल तक के जितने भी टीके हैं वो पूरे कंप्लीट लगवाने चाहिए. फिर उसके बाद में जो बूस्टर डोजेज है वो भी जरूर से लगवानी चाहिए. Family planning, mother is advised to adopt contraceptive methods so that she can take better care of her child. Contraceptive methods means specific methods आप उनको एडवाइस करेंगे कि पहले बच्चे के बाद में दूसरे बच्चे में कम से कम 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए, ताकि वो पहले बच्चे की अच्छे से प्रॉपर केयर कर सके और खुद भी अच्छे से अपनी केयर कर सके दोबारा कंसीव करने के लिए. फिर है हेल्थ एजुकेशन, शी इज एडवाइज टू टेक करेक्ट एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर हर चाइल्ड फॉर एनी इलनेस.
She is educated on maintaining personal hygiene, and also she is educated to take recommended balanced diet for her, especially if she is a lactating mother. तो ड्यूरिंग लैक्टेशन में क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो वो अपना खुद का भी ध्यान रखे, जब खुद का प्रॉपर अपनी तरह मेंटेन करके रखेगी अपनी न्यूट्रिएंट्स को और पर्सनल हाइजीन को, तो वो बच्चे को भी उस तरीके से इनडायरेक्ट वे में बच्चे की भी केयर कर पाएगी. ये था मैनेजमेंट पार्ट. अब है इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला जो आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, उसमें आता है हेल्थ प्रमोशन. अब हेल्थ को किस तरीके से प्रमोट किया जाए? न्यूट्रिशनल केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स टू प्रिवेंट लो बर्थ वेट. सबसे पहले मदर को ही एडवाइस की जाए कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से अच्छी डाइट ले, अच्छे से अच्छी खुराक ले, ताकि बच्चे का वजन कम नहीं हो, कम से कम 2 किलो से कम नहीं होना चाहिए उसका वेट, 2.5 किलो से ऊपर ही उसका वेट होना चाहिए. और फिर है न्यूट्रिशनल केयर ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स टू प्रिवेंट सब्सिक्वेंट माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. यहाँ पे भी मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड में भी मदर को अपना पूरा ध्यान रखना है डाइट का. देन प्रमोशन ऑफ करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, frequent feeds to a growing child, promotion of health of the mother by family, planning and spacing of the births, improvement in the living conditions, supplementary feeding program for mothers and children in integrated child development scheme. दूसरा जो है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, वो पॉइंट आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है इम्यूनाइजेशन, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड एंड प्रोटीन एंड एनर्जी रिच डाइट फॉर ए ग्रोइंग चाइल्ड. पर्टिकुलरली आपको उसी का ध्यान रखते हुए कि क्योंकि डेफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, प्रोटीन की और कैलोरीज की, तो इस तरह की फूड प्रैक्टिसेस, फूड प्रैक्टिसिंग रखे, फीडिंग प्रैक्टिसेस रखे, ताकि बच्चे में इन दोनों की डेफिशिएंसी ना हो पाए. तो प्रोटीन के लिए मेनली जो रिच फूड होते हैं, वो दूध होता है, एग होता है, दालें होती है, फ्रूट्स होते हैं, तो इन सब की प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में दिया जाना चाहिए. सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, जहाँ पे डिजीज की पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो चुकी है, तो उस लेवल पे डिजीज को कैसे प्रिवेंट करना है, तो इसमें यह है कि बाय मेंटेनेंस ऑफ रोड टू हेल्थ कार्ड, बाय अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस एंड बाय पीरियोडिकल डिवॉर्मिंग. Now, tertiary level of prevention, here comes disability limitation and rehabilitation. So, in disability limitations, limiting the development of further disability by giving intensive treatment, and if necessary, hospitalization should be done, and proper follow-up should be there. And the last point is rehabilitations. Nutritional rehabilitation is a purely mother oriented, and the mother is educated to make simple modification in the child's diet with the locally available foods without external supplement within their economic constraints. So here it is all about the protein energy malnutrition. I hope now you can very well understood by these sessions, and this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Thank you so much for listening carefully, and please, if you have any query or any questions regarding this topic, do mention in the comment box. Thank you.